नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आई होप जो मैंने कल आपके साथ स्मार्ट बोर्ड पे आके आपको समझाया वो क्लियर होगा। काइनेटिक शुरू हो चुका है। कुछ बच्चे अभी भी उलझे हुए हैं, सर ये भी करा दो, सर ये भी करा दो, ये भी ला दो। बेटा, न्यूरो साइंस में एक चीज आती है बड़ी कमाल की। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जी। एक दुकान पे अचार बेचने वाले थे। उन्होंने क्या करा, अचार के करीबन करीबन 60 वैरायटी लगा दी और एक दुकान पे अचार के दो ही वो लगाए गए सैंपल। बेटा, शाम तक पता लगा कि जिसके पास दो ही सैंपल थे ना उसकी बिक्री ज्यादा हो गई। अपना जो 60 सैंपल वाला बैठा था वो बेवकूफ रहा। अब ये बेवकूफियां मत करो बैठ के कि सर एक ही दिन में काइनेटिक्स भी निपटा दो, एक ही दिन में हम जो है ये भी चैप्टर करा दो, एक ही दिन में ऐसे भी करा दो। हम तो करा देंगे, 3 टीचर हैं, क्या दिक्कत आ रही है। धुआंधार लगेंगे, मैं अमित प्रशांत सर, और फोड़ देंगे। आपका क्या होगा जनाबे अली, ये तो सोचो, फोकस करो भाई साहब। देखो, केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने पहले भी कहा, इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो पहले 4 चैप्टर ये फिजिकल और वो धर के 4 चैप्टर ऑर्गेनिक। यही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मेरे भैया। जो बाकी चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा मैं 2-3 दिन में और मान लूं तो बाकी चैप्टर में इतनी कोई हाय तौबा नहीं है। तो परेशान मत हो, आराम से पढ़ते रहो, सब चीज कराई जा रही है। और देखो, पर्पस क्या है तुम लोगों का ये तुम डिसाइड करो। सिलेबस खत्म करना है तो वो हम तीनों मिलकर एक हफ्ते में खत्म कर देते हैं। सिलेबस भी खत्म, आप भी खत्म। या जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना है तो जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, पूरी लगन से पढ़ो, टेंशन ना लो। मैंने पहले भी कहा था बेटा, फुल फेथ के साथ चलो। हमें पता है किस स्पीड से चलाना है, पेस कराने की दिक्कत नहीं है। हम तीनों के लिए पेस बढ़ाना तो बहुत आसान काम है। फटाफट पेस बढ़ाएंगे, धुआंधार करा देंगे। ले भाई, दे शॉट दे शॉट, फिर बत्ती आपकी ही बुझेगी, ये ध्यान रखना। आराम से चलो, बड़े प्यार से चलो, चीजों को समझते चलो। कोई बहुत बड़ी हाय तौबा नहीं है, ना हाय तौबा मचाओ ना पैनिक हो जाओ। मेरी बात पूरी तरीके से लिख के रख लो। बहुत आराम से चीजें हो रही हैं, बताई जा रही हैं काइनेटिक्स के ऊपर जो मैंने कल बताया था। उससे आगे मैं आज का टॉपिक ले रहा हूं, तो परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है ना। भाई, जब बच्चे थे, जब पैदा होके आए थे तो भरोसा था ना पेरेंट्स पे कि हाँ पेट तो भर ही देंगे, संभाल तो लेंगे ही। तो उसी भरोसे के साथ जब यहाँ आए हो तो उस भरोसे के साथ कोई भी हम नाइंसाफी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ एक टेक्निकल डिफिकल्टी होती है। अब कल मैं जैसे पहुंचा ऑफिस, अब ऑफिस में पहुंच के मैंने रिकॉर्डिंग करी, वहां से चला। अब आप जानते हैं दिल्ली में भाई साहब भयंकर जाम है। हमें ऑफिस से यहाँ तक आने में 3.5 घंटे लग गए। वहां पर भी रिकॉर्डिंग करी थी, वहां से आने में इतना टाइम लग गया। अब उतना ही टाइम अगर मैं यहाँ पर दे देता तो बढ़िया रहता। तो ये कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं बच्चों जो आ जाती हैं, आप भी समझ सकते हैं। इसलिए स्मार्ट बोर्ड पे सारी क्लास देना पॉसिबल नहीं होगा। मेरे पास बहुत अच्छा ही एक पेन टेबलेट का सिस्टम है, मैं इससे आराम से करता चलूंगा और आप लोगों का साथ रहेगा। मेन मुद्दा तो ये है कि हमें कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आए, तो भरोसा रखो उस चीज पे, वो अच्छे से आएगा, वहां टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपकी जो मैंने डीपीपीस दी थी आपको 3, उनके सॉल्यूशन वो भी आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। मैंने बच्चे जूम एक फाइल होती है उस पर मैंने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। अब देखो, हम भी धीरे धीरे ही सारी चीज़ आपके साथ कर रहे हैं, तो टेक्निकलिटी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो इनिशियली में हमें 1-2 दिन टाइम लग जाता है। अब उसके अंदर हम एक तरीके से धीरे धीरे मास्टरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके लिए। तो अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास पहुंच जाएंगी। ट्रांसमिशन में दिक्कत होती है बच्चों, वो भी खत्म कर दी गई है आपके लिए। तो वो डीपीपी पहुंच जाएंगे आपके पास विद सॉल्यूशन। काइनेटिक्स की डीपीपी भी आपके पास आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक को लेके जो आप इतना परेशान हो रहे हो, मेरे दिमाग में भी है कि ऑर्गेनिक आपकी होनी है बेटा, सर के दिमाग में भी है, अमित सर की, प्रशांत सर की भी। हम तीनों बैठ के आपसे बार बार कहता हूँ डिसाइड करते हैं। स्ट्रेटेजी की कोई टेंशन नहीं है, उसमें भी बात चल रही है। ऑर्गेनिक भी आपका हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो परेशान मत हो, घबराओ मत, पूरी लगन से मेहनत से पढ़ाई करो, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है। जितना वक्त इन बातों में लगाते हो कि लाओ जो है मैं उसको वहां पे डाल दूं, मेरा तो हाई ये नहीं हुआ, मेरा तो हाई ये नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, जो हुआ है वो तो देखो। सॉल्यूशन आपका हो चुका, सॉलिड स्टेट एक बार प्रशांत सर ले चुके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हम दोनों ही ले चुके, और उसमें एनसीईआरटी की सारी चीजें आपसे आराम से हो सकती हैं, वो आराम से करो, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स का चल रहा है, उसको भी साथ साथ लेके चलो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो, एक एक क्वेश्चन जो हम होमवर्क दे रहे हैं 3-3 बार करो ताकि समझ में आए, चीजें भूलो ना। गिवन कैलकुलेट लिखो। होमवर्क हम देखते हैं तो वहां पर एक आध बच्चे ही होमवर्क करके डालते हैं, 11 बच्चे नहीं डाल रहे हैं, ऐसा मत करो। अगर होमवर्क पूरा कर लिया है, फोटो नहीं डाल रहे हो, एटलीस्ट पूरे भरोसे से ये लिखो कि यस सर कंप्लीटेड, ठीक है। इन चीजों को करो।
एक चीज ध्यान रखो, दूसरे को तंग कर रहे हो, किसी और बच्चे को तंग कर रहे हो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उससे बेटर ये है जो वक्त इन बातों में लगा रहे हो अपने आप को ऊपर उठाने की तरफ लेकर जाओ, अपनी पढ़ाई में लगाओ, पूरा फोकस करो। देखो आजकल आपके पास ये अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं कि आप अपने डाउट टेलीग्राम वगैरह पूछ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन एक बात सोचो, जो हम पढ़ते थे ना तो हमारे गुरुजी अगले दिन ही मिलते थे और हम पूरा सर फोड़ते थे। जब तक हम खुद सर नहीं फोड़ेंगे, हम खुद सवाल नहीं करेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। देखो बेटा, एक एग्जांपल फिर लूंगा, फिर मैं क्लास की तरफ आ रहा हूं। टाइम आज भी थोड़ा सा चीजों को सेट करने में लगा है तो कम है, और आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं खुद डंबल नहीं उठाऊंगा मेरी बॉडी नहीं बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जिम चला जाऊं, एक ट्रेनर रख लूं, उनसे कहूं जी मेरे साथ डंबल उठाने में मेरी हेल्प करो, भाई साहब 10 साल लगा रहूंगा, बॉडी नहीं बनेगी। अगर सवाल में जरा सी दिक्कत आते के साथ ही मैं परेशान हो जाऊंगा, विचलित हो जाऊंगा ना, तो मेरे से कुछ नहीं सीख पाऊंगा। मैं सवाल को 3 बार अटेम्प्ट करूंगा, नहीं होगा, फिर जाके पूछूंगा सर मैंने ये 3 बार अटेम्प्ट किया था, आपने डीपीपी में इस तरह बताया है। अब अगर आप खुद समझ गए हैं कि डीपीपी के सॉल्यूशन में ऐसे आ रहा है और मैंने ऐसे किया है, मेरी यहां गलती है, तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप फिर उसको पूछिए, ये वो प्रॉपर डाउट होता है। तो अब परेशान होना छोड़ दो, कल से मेहनत, अब आप कल से क्या, आज से मेहनत करनी शुरू कर दो। कल से मैं ग्रुप में देखूं कि बच्चों ये ना बोलो कि भाई आपने ये नहीं हुआ, या अमित सर का रह गया, गौरव सर का रह गया, प्रशांत सर का रह गया। मैं ये चाहता हूं ये लिखो कि हमने आज इतने घंटे पढ़ाई कर ली, हमने आज ये चीज सीख ली, तब इन चीजों का बहुत फायदा होगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जहां कल छोड़ा था। तो कल मैंने आपको समझाया था क्या भला, कि भाई किस प्रकार, जस्ट सेकेंड, ये मैं ब्लैक लिया हूं, हाँ ठीक है। कल मैंने आपको यह समझाया था कि किस तरीके से हम अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाई थी और उसका हमने सवाल भी किए थे। अब कुछ बच्चे एक कह रहा है कि सर आप पूरा सॉल्व करो, पूरी आप जो है उसमें प्लस माइनस भी करके दिखाओ, तो बेटा वो मैं डीपीपी वाली क्लास में कर दूंगा। इस क्लास का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। अगर पूरी कैलकुलेशन नहीं आ रही है, प्लस माइनस भी सिखाना है मुझे, डिवीजन भी सिखाना है, सिखाएंगे, डीपीपी वाली रिकॉर्डिंग में डाल देंगे पूरी 1 by 1, 2 into 2 4 भी लिखवा दूंगा वहां पे, कोई टेंशन नहीं है ना। तो आ जाइए अब जरा बात करते हैं, एक और हम थ्योरी की बात करेंगे और वहां समझेंगे क्या है, किस तरीके से हम एक इक्वेशन लगाएंगे जिससे आज आप एनसीईआरटी के सवालात कर लें, कोई दिक्कत नहीं। एक तो वो चीज करेंगे, एक अगर ऑर्डर निकालना है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूं, कल मैंने समझाया भी था, एनसीईआरटी फिर से आपके सामने, कल मैंने समझाया भी था, आज मैं उस चीज को और अच्छे से बताऊंगा। जरा एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेंगे, कल आपसे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कराए थे, कल मेरे पास वो भी मौजूद था, स्मार्ट बोर्ड भी, तो वो मैंने करा लिए थे। अब आइए जरा, तो अब जरा समझना बच्चे, बड़े ही ध्यान से बता रहा हूं, पूरी लगन से समझना। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4.11। अब जरा इसको ध्यान से देखो। ये कहता है फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन, और ये एक्सपेरिमेंट टेबल दे रखा है। कल मैंने क्या बताया था बच्चों, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर को आप इस तरह नहीं निकाल सकते कि लो जी बल्ले बल्ले हमने ऑर्डर निकाला। ऑर्डर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक्सपेरिमेंट आपको लगाना पड़ेगा, डेटा आपको निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रिडिक्ट कि इसका ऑर्डर क्या है। तो एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 बड़े ही ध्यान से समझना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर फोकस नहीं रहा तो ये जिंदगी भर नहीं क्लियर होते चीजें। जरा ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन दे रखी है भैया ए की, कंसंट्रेशन दे रखी है भैया बी की, और भैया रेट दे रखी है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, और रेट 6 × 10⁻³ है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई लोगों। यहां पर ये 0.3 है, यहां पर ये 0.3 है, यहां पर ये 0.4 है, यहां पर ये 0.2 है, यहां पर ये 0.4 है, यहां पर ये 0.1 है। 7.2 × 10⁻², 2.88 × 10⁻⁻1,
2.4 इंटू 10⁻²। ये डेटा गिवन है। कल ही बताई थी दो बातें, ऑर्डर ते मॉलिक्यूलैरिटी। क्या फर्क है दोनों में? मॉलिक्यूलैरिटी सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है, ऑर्डर जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उन सभी के लिए आपके पास ऑर्डर है। एक एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर सेम हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो मल्टी स्टेप है, कल एग्जांपल भी दिया था, उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई वजूद नहीं है बच्चों। अब आइए मजा, ये डेटा टेबल दे रखी है। अब हमसे भाई कहता है डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। अब हमें रेट लॉ ते रेट कांस्टेंट देखना है। तो सबसे पहले तो रेट लॉ लिखने के लिए मैंने आपसे कहा था, कल वाली क्लास में देखिएगा, मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि भाई साहब जो ऑर्डर होता है वो रिएक्टेंट्स की पावर किस तरह उसको इफेक्ट करती है उस पर डिपेंड करता है। वो एग्जांपल लिया था ना मैंने, ये खाया था इससे पेट दर्द हुआ ज्यादा, तो भैया यही है, अगर ये 2 ग्राम खाओगे तो पेट दर्द 20 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है? अब देखो मजेदार बात, यहां पर इसको समझने के लिए हमें देखना होता है जो कल भी मैंने समझाया था कि पहले एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखो कांस्टेंट किस फैक्टर पे है, और जब ये कांस्टेंट है तो दूसरे के इफेक्ट को स्टडी करो। ठीक है? एक सवाल उन बच्चों के लिए जो वाकई में जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे, मैंने बोला 2 डिफाइनिंग फैक्टर है, उसमें से एक की कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट कर दी, दूसरे का इंपैक्ट देख रहा हूं। आपने ये चीज 11th में कहां पर स्टडी करी है? बिल्कुल ऐसी ही लिंक वाली। आप बताएंगे मुझे कल टेलीग्राम वाले में। 0.1 से 0.4, देखो यहां 0.3 है इस वाले में, यहां 0.3 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। 0.1 से जब कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है इसकी, और इस वाले केस में बी वाली कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी नहीं चेंज हो रहा, बी वही का वही है। बी अभी भी क्या है बेटा? 0.1 से 0.1 है। बी में कोई, अरे भाई साहब, बी में कोई बदलाव नहीं है, बी वही का वही है, 0.1 से 0.1। परंतु ए की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.4 हो गई, 4 टाइम हो गई। अब देखें रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट है। रिएक्शन 6 से 2.4 हो रही है, परंतु यहां पर 10⁻³ था, यहां पर 10⁻² है। अगर इसको भी 10⁻- कर दूं, -3 कर दूं, तो ये 6 से 24 हो गया भैया। तो गेम क्या है? गेम बड़ा सिंपल है कि जब मैंने ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम करी है तो रिएक्शन रेट भी 4 टाइम हो गई है, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। अब यहां पर देखें तो ये जो कहानी है 0.3 यहां पर कांस्टेंट है। अब मैंने ए का इंपैक्ट देख लिया, बी का भी तो देखूंगा, बी से कोई दुश्मनी थोड़ी है भाई। तो ये 0.3 और 0.3 ये है कांस्टेंट, और ये है 0.2 से 0.4, ये डबल हो रहा है भैया। अब बी भाई डबल हो रहे हैं, ए कांस्टेंट है, तो ए का इंपैक्ट तो कुछ नहीं होगा इसमें। आइए बी का इंपैक्ट देख लेते हैं। मेरे बच्चे 7.2 से 28.8 हुआ। अरे नहीं सर, अरे भाई 10 की पावर भी तो देख लो, 10⁻² इधर है, 10⁻1 इधर है। अगर इसको भी 10⁻² कर दूंगा तो ये 28.8 हो जाएगा रे बच्चे। तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन जब डबल करी है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गई है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बी के कंसंट्रेशन के डबल करने पर 4 टाइम हो जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डर क्या है? ये है। तो मेरा रेट लॉ क्या हो गया? बहुत ही आनंददायक स्थिति से कुछ बच्चों ने ये भी लिखा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि सर आपकी राइटिंग, अब बेटा पता नहीं ये डॉक्टर का अभिशाप है या क्या है। हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि सुंदर लिखा जाए, पूरा ट्राई करता हूँ, बट हाथ कभी कभी फ्लो में चला ही जाता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे शब्दों की तरफ भी ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ उसे कोऑर्डिनेट करो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन।
अगर कोई शब्द समझ नहीं आता, बेहिचक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे से दोबारा पूछ लो कि सर ये आपकी हैंड राइटिंग बहुत बकवास है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा बेटा, मैं और इम्प्रूव कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ, थोड़ा तो इम्प्रूव हुई है, और देखते हैं। तो रेट अगर देखते हैं तो मेरी इसके अंदर क्या हो जाती है, रेट हो जाती है, अरे कलर में नहीं आया, वाइट करेंगे, रेट हो जाती है मेरी ए के ऑर्डर के हिसाब से 1 और बी के ऑर्डर के हिसाब से 2। मेरी बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो सब बता रहा हूं ना, ये पहले इसलिए बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म में धुआंधार तरीके से पूछूंगा और बताऊंगा और यूज करूंगा। तो रेट, अब भाई ने क्या पूछा था आपसे, अरे एक पेज बीच में गायब हो, कोई, भाई ने आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि रेट लॉ लिखो, रेट लॉ तो हमने ये लिख दिया। और फिर भाई ने पूछा था कि भैया इसका रेट कांस्टेंट निकालो, तो बस, तो फिर किसी भी डेटा से कंसंट्रेशन फीड करना, रेट फीड करना, क्या आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। चलिए एक सवाल और ले डालते हैं। अगला वाला है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। एनसीईआरटी के ही सवाल हैं, घबराने की बात ही नहीं। मैं तो वैसे भी कहता हूं, ओवरव्यू के अंदर मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेता हूं, फिर मैं उसकी डिटेल जाऊंगा और फिर मैं एनसीईआरटी से कंपेक्ट लगाऊंगा। आपके इंटरेक्शन के साथ मुझे समझ में आया कि कुछ मन में जो दुविधा है पेस को लेकर या सिलेबस को लेकर, तो मैंने भाई साहब थोड़ा सा स्पीड और स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करा है। अब मेरी स्ट्रेटजी ये है कि ये तो चल ही रहा है, साथ में 2 लेक्चर चल ही रहे हैं, डेप्थ वाली क्लासेस के साथ, यानी जो मैंने आपसे ले लिया कि आधे घंटे का लेक्चर अलग से हो सकता है, वो आधे घंटे से ज़्यादा भी होगा, वो तो कहने की बात है कि आधे घंटे का लूँगा, क्योंकि बेटा कंपटीशन का आपको भी पता है आधे घंटे में तो नहीं होगा। लेकिन इन एडिशन टू दीज क्लासेस, क्योंकि मैं इसे वाइंड अप करके ऑर्गेनिक को पैरेलली चला के, और इधर क्योंकि ऑर्गेनिक आगे बढ़ता जाएगा और पीछे से फिजिकल का कंपटीशन वाला भी चलता जाएगा, जैसे आपने कल भी देखा आधे घंटे का एक सेशन सॉलिड का भी आया है अलॉन्ग विद अपना काइनेटिक्स। पेन टैबलेट तो क्योंकि मैं अपनी लोकेशन से करूंगा, तो यहां मैं उस चीज को और बढ़ाऊंगा। तो दिसंबर का महीना टाइट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि चीजें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत देने वाला हूं। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी भी ये है कि आप भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब 4.11 आपने देखा मेरे साथ, अब 4.12 देखेंगे फटाफट। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो गिवन है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी का तो कोई इंपैक्ट है नहीं। तो यानी मेरा रेट लॉ क्या हो गया, R इज इक्वल टू के ए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। नाउ टू कैलकुलेट, निकालना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वाले में दे रखा है 0.1 0.12, दूसरे में एक ही कंसंट्रेशन निकालनी है। तो पहले वाले सेट से सबसे पहले हमें निकालना है के, रेट कांस्टेंट, फिर उसको यहां लगाना है। अब इन तीनों चीजों में से कोई 2 चीज हर जगह दे रखी है, तीसरी निकालनी है। तो पहले सेट में तीनों चीज दे रखी थी, तो उससे निकाल लो के। अब बच्चे बोलेंगे सर पूरा करो, पूरा कर देते हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के, एक ही कंसंट्रेशन 0.1। तो के मेरा कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.1 आ गया। अब के को यहाँ, ये तो कुछ नहीं है, 10⁻³ -3। हाँ तो इतनी जल्दी बोल देते हैं, ये 10⁻1 है बेटा, ऊपर जाएगा तो 10⁻1 ही रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना ऊपर जाके, है ना, तो ये हो जाएगा 0.2। इसको यहाँ ठोको, आर दे रखा है, सेकंड वाले में ए निकालना है, थर्ड वाले में आर निकालना है, के हो गया, ए हो गया, ऐसे ही आप निकाल लेंगे। प्लीज़ अब ये तो कर लेना यार,
और नहीं तो भाई फिर कह देना कि जिस क्वेश्चन को ना पूरा सॉल्व कर पाओ, पहली बात तो वो एक चिंताजनक बात हो जाएगी। इसका मतलब गणितीय हिसाब से आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बट वो चिंताजनक बात कोई नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का आप मुझे दे दें अलग से, टेलीग्राम पे तो आप डाल ही रहे हैं, उसको मैं डीपीपी वाली सॉल्यूशन क्लास में ले लूंगा या डीपीपी के अंदर इन्वॉल्व कर लूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब बच्चे आपने देखा हो तो 4.16 से 4.19 तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, आप लोगों ने वो कर लिए होंगे, ठीक है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मैं आ रहा हूं एक खास ग्राफ को समझाने के लिए। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही देखें तो ये है आपके किस पेज नंबर पे, मैं आपको पेज नंबर ही बता देता हूं। हाँ, ये पेज नंबर 112 मेरी वाली एनसीईआरटी में है। यहां पर दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ, ठीक है बच्चे। चलिए अब मैं जरा आपको एक चीज समझाता हूं। ये है देखो पेज नंबर फिगर 4.7 फिगर 4.7, ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूं, बना रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, जरा समझना। ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट दे रखा है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ नहीं बेटा, मतलब टाइम एक तरह से मान लो कि चल रहा है। अरे फिर बच्चे बोलेंगे राइटिंग को लेके, कॉन्शियस हो जाते हैं हम भी ना कभी कभी। और यहां पर आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज समझो बेटा, अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी ना मान के मैं एनर्जी भी मान लूं तो मेरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको पल्ले पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा आइए बताते हैं, एक घुट पानी पिएंगे। अब देखना बेटा, जब भी कोई रिएक्शन शुरू होती है ना, तो जब भी कोई रिएक्शन शुरू होती है तो क्या होता है जरा समझ। जस्ट अ सेकंड। भाई आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। चलिए आइए आलू गोभी बनाते हैं क्या बनाते हैं बेटा, आलू गोभी बनाते हैं। अब हम आलू लाए, हम गोभी लाए, क्या आलू और गोभी में अपनी कोई एनर्जी नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल है, अपनी एनर्जी तो है। ठीक है, तो हमारे रिएक्टेंट की अपनी भी कोई एनर्जी होती है, एक रेजिडुअल एनर्जी हम उसको बोल सकते हैं। मेरी शब्दों पे ध्यान देना, रेजिडुअल एनर्जी। तो उतनी एनर्जी आलू पे भी है, उतनी एनर्जी गोभी पे भी है। यहां से आप रिएक्शन शुरू करते हैं। भाई साहब बनाना शुरू करा, कढ़ाई में भाई साहब बढ़िया ऑयल घी डाला है, अनियन वगैरह फ्राई किए हैं, आलू गोभी डाले हैं, सारे मसाले मिला दिए हैं। कभी देखना जाके रसोई में जब बन रहा हो, और जब ये सब मसाले मिला देते हैं तो उस टाइम पे उसको ढक देते हैं और गैस थोड़ी कम कर देते हैं। जब तक वो सारे मसाले मिला हुआ कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक आप गैस कम नहीं कर रहे हैं। आलू गोभी बनने के लिए वो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट है। अब जब ढक्कन हटाएंगे तो जो आलू गोभी डाले थे रिएक्टेंट, वो अब एक सब्जी का रूप ले चुके होंगे, यानी एक प्रोडक्ट बन गए होंगे। तो पहले हमने एक बड़ी एनर्जी दी वहां तक पहुंचने के लिए, और फिर वहां गैस कम करी ताकि वापस वो किस तरफ आ जाए, नीचे की तरफ एनर्जी में आ जाए। तो पहले बच्चों वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, अदरवाइज सब्जी नहीं बनेगी। बीच में वो स्टेज आनी है। क्या आलू गोभी के पास अपने आप वो एनर्जी थी? नहीं, वो एनर्जी हमने दी है। अब समझना मेरे बच्चों, हम आईआईटी तो पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए ये लेवल चाहिए और हम यहां खड़े हैं। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों,
आईआईटी तो नीचे नहीं करेगा लेवल, अरे मेरा लल्ला ये तो इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं ही लेवल नीचे कर देता हूं ना। अरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अरे मेरा बच्चा तो कमज़ोर है, उसको तो ये चीज़ आती नहीं है ना, और वो खुद मेहनत करेगा नहीं, चलो मैं ही चलता हूँ, नहीं, वो वहीं है। यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल। ऐसा भी नहीं है आप जीरो लेवल पे खड़े हो, बिल्कुल ही नीचे, कुछ तो लेवल है आपका ना, तो यू हैव टू इंक्रीज दैट लेवल टू मैच। और ये जो एनर्जी चाहिए आपको, ये हम दे रहे हैं, एक्सेलरेट बैच में हम दे रहे हैं। तो अभी कुछ एनर्जी आपकी थी और कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए आईआईटी में पहुंचने के लिए, उसके बीच की जो एनर्जी है वो हम आपको दे रहे हैं। किसी भी प्रोसेस को शुरू करने के लिए, किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, और इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर एक रेस्टोरेंट में खाने की थाली 150 रुपए की है और मेरी जेब में 145 है, तो मुझे रेस्टोरेंट में जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों? 150 रुपए नहीं है भैया आपके पास, एंट्री फी नहीं है, मिनिमम 150 चाहिए, चाहे फिर 1.5 लाख जेब में पड़े हो, मिनिमम 150 चाहिए। जो बायोलॉजी वाले हैं वो जानते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल, जो केमिस्ट्री वाले हैं वो भी जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने ऑलरेडी अभी समझाया थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स्ट इक्वेशन के टाइम डेरिवेशन पे, इसीलिए समझाया। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये था कि गौरव सर पुराने टॉपिक भी ले आते हैं और उसको बीच में ले आते हैं, सीक्वेंस में नहीं चलते, सीक्वेंस में तो बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं चलते। अपने इन बाउंड्रीज को तोड़ो, अपने इन बंधनों को तोड़ो, तभी टॉप पे पहुंच पाओगे। क्या बंधे हुए हो भाई साहब, क्या 9th 10th में थोड़ी हो कि सीक्वेंस में लिखवाया जाएगा, ना ना ना। बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, चाहते तो इस लेवल को टच करना है, अपना लेवल नहीं बढ़ाना चाहते। इससे क्या होगा भैया, क्या चाहते हो? वैसे ही 9th 10th में जैसे होता था, एक बात सोचो, 9th 10th की पढ़ाई क्यों फ्लॉप है, क्यों आपको सोचना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। वही था, 9th 10th में लिखवा दिया भैया अकबर कौन थे, उनकी मृत्यु कब हुई, आंसर भी लिखवा दिया, अकबर अपने पिता के पुत्र थे, जब मृत्यु आई मर गए। आपने क्वेश्चन भी लिख लिया, आपने आंसर भी लिख लिया, आपने याद कर लिया, अरे मैं तो बहुत होशियार हूं, मैंने इसको याद कर लिया, क्वेश्चन पूछा गया, मैंने ही पूछा ना, आपने लिख दिया। अरे क्या बेवकूफी हो रही है भैया, सोच तो रहे नहीं हो। बार बार कहता हूं ना, सोचो, दिमाग लगाओ भैया, फोकस होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आम आदमी, साधारण आदमी इतिहास नहीं रचता, ये भी ध्यान रखो। सीक्वेंस का क्या मतलब है भैया, सीक्वेंस का तो कोई मतलब ही नहीं, सीक्वेंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि सीक्वेंस बेटा देखो, लिंक क्वेश्चन आएंगे, हाँ बोर्ड के हिसाब से सीक्वेंस आपकी चल जाएगी, बट वैसे आपके लिंक सवाल आएंगे, इसलिए मैं चीजों को लिंक करता चला जाता हूं। क्लियर है बात? तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, क्यों था? रीजन यही था बच्चों कि वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वहां पर भी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, यहां पर भी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी इस पॉइंट पे है और आपकी रेजिडुअल एनर्जी इस पॉइंट पे है, तो आपको तो ये उठाना ही पड़ेगा, रिएक्शन नीचे नहीं आएगी, आईआईटी अपना लेवल लो नहीं करेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू गो। तो दिस इज द लेवल ऑफ योर रेजिडुअल एनर्जी, and this is your threshold energy. And the energy required to push upward. The difference between the threshold energy and this activation energy and this residual energy is known as activation energy, EA. राजू क्लास में बहुत शरीफ बच्चा था, इधर अपर्णा बहुत अच्छी बच्ची थी, सीधे बच्चे बिल्कुल, पढ़ाई में ध्यान देते थे, रेजिडुअल रहते थे, किसी से बातचीत नहीं। राजू के दोस्त थे भाई साहब मनीष और आशीष, बहुत बदमाश। अपर्णा की सहेली थी ऋतु, बदमाश। दोनों शांति से बैठ के पढ़ते थे राजू और अपर्णा। इन्होंने ठान ली इनको तो फ्लॉप कराना है। मनीष कहता है राजू से, राजू मैंने देखा है अपर्णा तुम्हें क्लास में देखती है। इधर ऋतु अपर्णा से, अपर्णा मैंने देखा है राजू तुम्हें क्लास में नोट करता है। बेचारे रेजिडुअल एनर्जी पे बैठे थे, उनमें जबरदस्ती एक्टिवेशन देने की कोशिश कर रहे हैं।
और फिर एक्टिवेशन दे दे के एक्टिव कर दिया भैया। फिर दोनों ने एक दूसरे पे ध्यान देना शुरू कर दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, रिएक्शन हो गई, बर्बाद हो लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रेजिडुअल एनर्जी तो सब पे है, उससे थ्रेशोल्ड तक पहुंचने की जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। और जब वो पहुंच जाती है, उसको टच कर लेती है, फिर ये अपने आप को लेवल पे लाने की कोशिश करती है। दो कंडीशन है बच्चों, एक तो ये, और एक टच करके ये। अब ध्यान देना, ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गई ना गुरु। तो अगर रेड वाला ग्राफ देखूं, यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे है, रिएक्टेंट की एनर्जी ऊपर है, तो ये ग्राफ हो गया जहां पर डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा। सर थर्मोफिल लिंक कर दिया आपने, सीक्वेंस में नहीं जा रहे हो, जिसको जाना है सीक्वेंस में वो जाए, वो जल्दी ही निकल जाएंगे। अरे हम बता रहे हैं बोर्ड में तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, हम बताएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। 4.16 से 4.19, 4.28 से 4.30, 4.11, 4.12, इन्हीं में से उठा के फेंकेगा। मत दुखी हो, बट सीखो ये चीजें बहुत जरूरी है। लास्ट के 3 अरीनियस वाली इक्वेशन जिनकी बात चल रही है, इसी से आएंगे। यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई रिएक्टेंट से, है ना, तो ये एंडोथर्मिक है, यहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव है। डन है बालक, ये एंडोथर्मिक हो गई। अब ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मेरा कंपटीशन वाली क्लास में बड़ा काम आ जाएगा। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उन्हें कहते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। और जो एंडोथर्मिक हैं उन्हें कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब यार एक बात सोचो, आपको ही पता है, अब आपको कोई साल की लिमिट ही नहीं है, टाइम की लिमिट ही नहीं है, आपको कह दिया भाई 4 किताबें हैं, जिस दिन ये पढ़ लोगे उस दिन टेस्ट दे देना। इवेंचुअली कभी ना कभी तो पढ़ ही लोगे, 10 साल 20 साल में टेस्ट दे दोगे और हम आपको जिंदगी बना देंगे। चलो जी मान ली बात, बट मैं अगर ये चाहता हूं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस को मुट्ठी में कर लो, तो दे दंडे दे दनादन हीट तो मुझे देनी ही पड़ेगी ना भाई। तभी तो काइनेटिकली कंट्रोल कर पाऊंगा, तभी तो आपकी रेट को डिफाइन कर पाऊंगा। और उसके लिए मुझे आपसे क्या चाहिए? पूरा भरोसा चाहिए, और अगर मैं जो कह रहा हूं उसको पत्थर की लकीर मान के करना होगा। फुल फेथ और नो फेथ। कर लोगे तो निकल जाओगे, ये गारंटी मेरी है। मैं भी पागल हूं पढ़ाने में, ये भी ध्यान रखना। छोड़ूंगा कुछ नहीं, चीजों को डीप जाके पढ़ाऊंगा, क्योंकि डूबना आता है। पढ़ाना तो ठीक है, डूबना, डूबो, मैंने कहा था। पढ़ना नहीं है, डूबना है। कितनी सिंपल सी बात है गुरु, कितनी सिंपल सी बात है ही क्या, कुछ नहीं। और काइनेटिक्स में आप जो भी चीज करोगे, आप एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम ज्यादा करना चाहो। जो ज्यादा कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को, वो रिएक्शन रेट को एडवर्सली इफेक्ट कर देगा, और जो कम कर देगा एक्टिवेशन को, वो रिएक्शन रेट बढ़ा देगा। कैटलिस्ट, वो भी 2 टाइप का, पॉजिटिव थे नेगेटिव। तो आते हैं, ये समझ में आया गुरु? कोई परेशानी किसी बालक को? आसान कॉन्सेप्ट बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी और किस तरह से ये बात चलेगी, आइए जरा इसको और समझते हैं।
अरीनियस साहब ने एक इक्वेशन चिपकाई। उन्होंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का इफेक्ट, इसकी डेरिवेशन भी आएगी, परंतु आज मैं चाहता हूं कि इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन आ रही है अगली क्लास में, घबराना मत, फिर आ जाए कि सर डेरिवेशन नहीं, अरे आएगी गुरु, पहले एनसीईआरटी के सवाल तो निकाल लो, वो तो बिना डेरिवेशन के भी निकल सकते हैं। अरीनियस साहब ने ये बोला टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दो, उन्होंने ऑब्जर्व भी करा इस चीज को, टेम्परेचर का इफेक्ट है, 10 डिग्री बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जानी होती। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। उन्होंने एक ये कहानी दे दी, एक्सपोनेंशियली माइनस EA/RT। आप कहेंगे सर एक्सपोनेंशियली ये तो ऐसे हो गया, अब इसको जरा खोल लीजिए फटाफट, और फटाफट से ln लॉग का प्राकृतिक फॉर्म लगा दीजिए। मजा देखिए, ये अगर देखूं तो एक्सपोनेंशियल का अगर ये होगा तो ln A माइनस EA/RT। सर आप तो कह रहे थे डेरिवेशन नहीं बताओगे, अरे बताने दो, थोड़ा तो जिक्र करने दो यार, ताकि कल का भी प्लेटफॉर्म तो बन जाए बढ़िया से। ठीक है जी, कल थोड़ा सा और मजेदार तरीके से चीजें आ रही हैं, सॉलिड स्टेट का सेकंड वाला उसी में आ रहा है। ये समझ में आ गया जी गुरु? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लॉग बेस 10 कर देते हैं भैया, 10 एंडोथर्मिक कहा यार, हाँ ठीक है, 2.303 लॉग के 2.303 लॉग ए माइनस EA/RT, 2.303 से डिवाइड कर दो, लॉग के लॉग ए इफेक्ट तो टेम्परेचर का ही देखना, आ गई डेरिवेशन करा ही दी हमने, जाओ। तो पहले टेम्परेचर पर क्या है, दूसरे टेम्परेचर पर क्या है, ये देखते हैं। ये पहले टेम्परेचर पे ले लो, ये दूसरे पे ले लो, ए तो कांस्टेंट था, अरीनियस कांस्टेंट कह देंगे इसको। अब फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस करो, ये करना, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 1 है। ये वाली वैल्यू, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो भाई मेरे समझ में आ गया? जितने भी बालक सिर्फ एनसीईआरटी और बोर्ड करना चाह रहे हैं, अब उनके लिए बड़ी कमाल की बात, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई बात, एनसीईआरटी पे आ जाओ फटाफट, ताकि मैं कल से काइनेटिक्स के अपने डिटेल वाले पार्ट पे आ जाऊं। आज निपटा लेना एनसीईआरटी। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर वाले क्वेश्चन कर लिए जो कि आने हैं, हाफ लाइफ वाले कर लिए, अरीनियस केस ग्राफ वाले को कर लिया, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट और लिखवा देता हूं अभी, कोलिजन थ्योरी अब ये डिटेल में लूंगा, क्योंकि कोलिजन थ्योरी मतलब आनी ही डिटेल में भाई साहब, कंपटीशन के लिहाज से आती है। अब 4.28, 4.29, 4.30, इसमें से ध्यान रखना 4.29 और 4.30 पता नहीं कितनी बार स्टेट बोर्ड्स में, सीबीएसई में और ऑल इंडिया में आ चुके हैं। अब जैसे आप 4.30 को देखें, ये फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा? कुछ नहीं करा मैंने, अरीनियस साहब ने एक इक्वेशन चिपकाई, ये वाली मान लो, इस पे मैंने ln लगाया। ये इक्वेशन क्यों आई जी? कि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पर ही आप रेट ऑफ रिएक्शन को देख रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी है, ये के पे क्या इम्पैक्ट है उसका, पेज नंबर 111, नेल्सन। It has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly doubled. तो मैंने कहा रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है बेटा एवरी 10 डिग्री राइज के साथ, तो इसलिए मैंने के का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना था। देखने के लिए मैंने दो डिफरेंट टेम्परेचर पर के की
इम्पैक्ट देखा, और क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो सेकंड -1 करूंगा और मुझे ये मिलेगा। अब इस पे सवाल कैसा मिलेगा वो भी देख लो, क्वेश्चन देख लो 4.30 जैसे वो कह रहा है। अब वो ये कह रहा है द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट 4 टाइम हो गई है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो देखो बेटा T1 गिवन है 293 के, T2 गिवन है 313 के, और रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल हो जाती है, यानी K2 क्या हो गया 4K1। टू कैलकुलेट, ये सारा गिवन था। कैलकुलेट में क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है। इट डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर, बात कुछ नहीं है। T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, R की वैल्यू पता ही है 8.314, 4K2/K1, तो ये दे रखा है रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा log 4, 2 की पावर 2, 2 log 2, 0.6, तो यहाँ 0.6 हो गया। ये निकालना है, ये सब वैल्यू दे रखी है। अब ये सॉल्व कर लोगे, स्टिल चाहते हो मैंने बता दिया डीपीपी में ले आना। तो भाई साहब अब आपके पास सिंपल, कोई खास टेंशन नहीं, ये नहीं कि सर ये कैसे और वो कैसे, कोई ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। सिंपल मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे क्या होमवर्क चाहिए, पेज बीच में खुल गया था, इसी को यूज करूंगा। और जितने बच्चे भी स्टेट बोर्ड और इसकी बात कर रहे थे उनको मैं साफ बता दूं, जो ये लिख रहा हूं मैं पेपर में यही पूछने वाला है। कल और आज जो मैंने बताया है काइनेटिक्स में वो देखो, और अब कल से जब मैं काइनेटिक्स को इन डेप्थ लूं तो उसे फोकस करके पढ़ना, बीच में हल्ला नहीं मचाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरीज सेल वगैरह बच्चे कह रहे हैं, पर भैया मुझे भी पता है कि मैंने वो छोड़ा है, बट मैं पर्टिकुलरली ये चाहता हूं कि अब देखो, मुझे ये पता है कि सैटरडे के बाद तुम्हारा मंडे लेक्चर आता है, संडे क्लास नहीं होती। तो अगर मैं संडे की क्लास में या सैटरडे की क्लास में याद करने वाली चीज बताऊंगा तो संडे को आपको याद करने का वक्त भी मिलेगा, और ये वक्त प्रैक्टिस के लिए रहेगा, है ना। तो बेटा टेंशन ना लो, सैटरडे वाले दिन डालूंगा अलग से कुछ आधे पौने घंटे का एक टॉपिक इलेक्ट्रो का, जिसमें बचा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बचा हुआ है अभी डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात रह गई है, वो तुम्हें नहीं समझ में आया, मुझे पता है ना, वो चीज़ रह गई है। बैटरी रह गई है, फ्यूल सेल के बारे में बताऊंगा, एक आईसीएससी बोर्ड के बच्चे ने अपना एक बटन सेल के बारे में पूछा था, वो भी डालूंगा। तो वो पौने घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर सैटरडे को आएगा। तो परेशान मचो, दुविधा मत लो बेटा, ताकि उसको देख के संडे को याद कर सको, संडे को फिर याद करके उसको लिख सको, फिर संडे की शाम को देख सको। और संडे की शाम को प्रैक्टिस सेशन भी आता है, वर्कशॉप आएगी, ठीक है ना। तो परेशान मत हो, सब पता है गुरुजी को क्या पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ। अब देखो होमवर्क में 4.11 बैक एक्सरसाइज, 4.12, 4.16 से 4.19, 4.28 से 4.30, है ना। और अब देखो सॉल्व्ड एग्जाम्पल इसी के, इलेक्ट्रो में आ जाओ फिर से, ये तो काइनेटिक्स का होमवर्क है जो कल तक करना है। इलेक्ट्रो का देख लो बेटा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3.4, ये करना है 3 टाइम्स, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना, 3 बार चाहिए मुझे ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल। फिर चाहिए मुझे बेटा एग्जाम्पल 3.9, 2 टाइम्स। काइनेटिक्स में आ जाओ सॉल्व्ड एग्जाम्पल के लिए। इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, 4.7, 4.8, ठीक है, और 4.10। ये कल तक करना है, हो सके तो फोटो खींच के डाल दो कि हाँ जी हमारा हो गया, नहीं तो लिखो डन, होमवर्क डन, होमवर्क डन, ये जिम्मेदारी है, और झूठ मत लिखना, इतना भरोसा तो मैं भी करूंगा कि झूठ नहीं लिखोगे। तो बेटा
इसको फटाफट आपने निपटाना है जो आज हमने बताया है, और कल से रेडी हो जाना है, काइनेटिक्स के डीप में जाना है। आज क्योंकि होमवर्क ज़्यादा दे रहा हूँ, सॉलिड का अभी नहीं डाल रहा हूँ, कल सॉलिड वाला डालूंगा, तो कल दोनों चीज़ें साथ साथ आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कल उसको लाइव कराऊंगा। कल सॉलिड का भी 1 आवर वाला आ रहा है, अभी हाफ एन आवर का आया था, क्योंकि उसके अंदर आ रहे हैं फिर ब्रेवाइस लैटिसेस, उसके अंदर आ रहे हैं फिर किस तरीके से वो एंगल वेंगल समझोगे, वो वहाँ पर आ रहा है। अगर मान लो वो बहुत अच्छे से दिमाग में रिटेन हो जाए, बढ़िया है, ना भी हो तो घबराना मत, बहुत ज़्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंसिटी और डिफेक्ट मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट है। तो आज की सभा यहाँ रोकते हैं फटाफट, चलिए करो बेटा।